हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, जिसमें मैंने आपकी 9 क्लासेस ले ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे वाले पार्ट से, जिसमें हम लोग आपको एनसीईआरटी की बेस्ट कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ पॉइंट्स नोट करवाएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक उठा लीजिएगा और डाल लीजिए चैप्टर 10 टॉपिक जल यानी वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% है। यानी कितना है? पृथ्वी पर जल का परसेंट 71% है और स्थल कितना है? 29% स्थल है। सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केवल जल के बारे में। यहाँ पे हम लोग जल को 100% मान के चल रहे हैं। ओके, तो जो हमारे पास अब 100% जल है, उसमें से हमारे पास जो है 97.5% सी वाटर है, यानी समुद्री जल है, यानी नमकीन पानी है। ओके, तथा 2.5% फ्रेश वाटर है, यानी 2.5% ताज़ा पानी है। अब ताज़े पानी को जो 2.5% है, उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया है। कौन कौन से भागों में? ग्लेशियर यानी जो पर्वतों पर जो ठंडा पानी जो बर्फ़ है वो 60% है। ग्राउंड वाटर यानी जो अंदरूनी पानी है वो 30% है। और लेक और रिवर का पानी जो है वो 10% है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए पीने योग्य पानी कितना है हम लोगों के पास में, तो कम से कम 1% है, 1% से कम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21वां जो एजेंडा हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, ब्राज़ील में यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। कब हुआ? 21वें एजेंडे में हुआ। कब हुआ था ये? 1992 में। ठीक है, 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये बैठक हुई थी कब से कब तक हुई थी? ये 3 जून से 14 जून तक ये बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रियो डे जेनेरियो में ये बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल के उपयोग यानी यूजेस ऑफ वाटर। तो जल के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा खाने में, पीने में तथा शारीरिक क्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म पानी के स्रोत मणिकर्ण कुल्लू में है। कहाँ पे? कुल्लू मणिकर्ण में। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक गीजर कहते हैं। जो गर्म पानी के स्रोत कुल्लू मणिकर्ण में है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें प्राकृतिक गीजर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 किलो गेहूँ उत्पादन हेतु 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना? 1 किलो अगर गेहूँ उत्पन्न करने हैं आपको तो 1500 लीटर पानी चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे हुए कुछ शहरों के बारे में। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मेन पॉइंट है, 5 नदी मेन है, 5 सिटी मेन है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए थे आपके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन। भारत में 23.81% भूमि पर वन है। कितना? 23.81% यानी 23.81% भूमि पर वन है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हैं। कितने? 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का स्थान विश्व में 10वां तथा एशिया में चौथा है। विश्व में कौन है? 10वां और एशिया में चौथा है। अब विश्व में जो 10वें स्थान पे है, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पे है रसिया, दूसरे पे है ब्राज़ील, तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे है यूएसए और 5वें पे है चाइना तथा 10वें स्थान पे कौन है? अपना इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाष्पीकरण यानी वाष्पित। ठीक है, पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती रहती है, वो वाष्पित होता रहता है। यह हर ताप पर होता है। जब पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन वो वाष्पित होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग का अपना एक अलग टेम्परेचर होता है। कितने टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है?
100 सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होता है। उससे अगर नीचे टेम्परेचर होगा तो वो उबलेगा नहीं। ओके, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना, अब हम बात करेंगे बारिश यानी रेन के बारे में। तो बारिश कैसे होती है और इसका जो चक्र होता है, जल चक्र होता है, ये कैसा होता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो जो पहाड़ों पे आप लोगों ने देखा होगा ग्लेशियर या बर्फ़ जो जमी होती है पिघल कर नदियों में आती है, नदियों से तालाबों में जाती है, पेड़ पौधों में जाती है, जंगलों में जाता है वो पानी, ठीक है। तो जब ये पानी नदियों में आता है, तालाबों में जाता है, उसके बाद में ये इस पर सूर्य की किरण पड़ती है। जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण इसका होता है, हर जगह से होता है, सागर से होता है, भूमि से होता है और पेड़ पौधे से भी इसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से ये इसमें संघनन की क्रिया होती है, संघनन से फिर ये बादल में कन्वर्ट होते हैं, फिर जब ये बादल में कन्वर्ट होते हैं तो इससे बारिश होती है। तो यही इसका चक्र घूम घूम के चला करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब बारिश होती है तब क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है जो कि सूर्य की अपोजिट साइड में यानी विपरीत दिशा में होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश विक्षेपण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, अधिक बारिश से बाढ़, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, भूस्खलन, ठीक है, वह मृदापर्दन होता है। बारिश से भूजल स्तर ऊपर आता है। बारिश से जो होता है, जब बारिश होती है तो जो भूमि का जल स्तर होता है वो ऊपर आता है, जिससे क्या होता है, जीवों व पौधों में चेतना का संचार होता है। जब भूमि स्तर ऊपर आएगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहेंगे, जो पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे तो जीवों का भी संचार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टंका या टाका आंगन में पक्का गड्ढा, यानी जो आप इमेज में देख रहे होंगे ये रेगिस्तानी साइड में बनाया जाता है, आंगन में पक्का गड्ढा बनाया जाता है, बनाकर जल संग्रहण किया जाता है, यानी इसमें जल को स्टोर किया जाता है। ये सीमेंटेड बना होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें चला जाता है। बाद में इस जो ढक्कन दिखाई दे रही है, इस ढक्कन में अपने बर्तन डाल के इसको पानी को निकाल लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है। तो भीमा संघ क्या है, होलगुंडी गांव के पंचायत का नाम है, ठीक है, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि वो कौन सी पंचायत है जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता है, तो वो कौन सी पंचायत है, भीमा संघ पंचायत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करेंगे इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में, सोर्सेज के बारे में। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने हेतु इतिहास के स्रोत जैसे अल-बरूनी की किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, अल-बरूनी की किताब के बारे में बताएगा और किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के व चित्र आदि के बारे में बताएगा। कौन, अध्यापक। जैसे अल-बरूनी की किताब थी भारत अल-बरूनी, इसमें भारत के बारे में बताया गया था। और ये कॉइन दिए हुए हैं, कुछ हैं, कुछ स्क्रिप्टेड दी हुई हैं, लिपियां हैं, कुछ ग्रंथ हैं, उनसे भारत की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब अल-बरूनी के बारे में, ठीक है। तो अल-बरूनी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, अल-बरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, 1973 में अल-बरूनी के 1000वें जन्म दिवस पर, अल-बरूनी के कितने, 1000वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। कब जारी किया, जब अल-बरूनी का 1000वां जन्मदिन था तब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। कब, 1973 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अल-बरूनी ने लिखा, तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर बनाया जाता है। यानी जो तालाब के चबूतरे होते हैं उसमें बड़े बड़े पत्थर व लोहे के कुंडे लगे होते हैं। इन तालाबों पर कभी भीड़ नहीं होती या भीड़ की परेशानी नहीं होती। क्यों, क्योंकि चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, ये है अल-बरूनी और ये इनकी है किताब भारत अल-बरूनी। ओके, आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पे अलबरूनी से रिलेटेड NCERT की बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, ये आप लोगों को हम PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जल के स्रोत। तो जल के स्रोत कौन कौन से थे हमारे पास पुराने ज़माने में। ठीक है, तो लिखा हुआ है पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी पियाओ यानी पीने वाला पानी मशक, कुआं व बावड़ियों से मिलता था। किससे किससे? मशक, कुआं व बावड़ियों से मिलता था। अभी मशक क्या होता है? मशक होता है लेदर बैग। क्या होता है? लेदर का बैग जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, जिसमें पानी रखा जाता था। ठीक है, और बावड़िया एक कुआं टाइप का होता है जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जिसमें जीने बने होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुएं सूखने की वजह। कुएं क्यों सूख गए? पहले ज़माने में तो बहुत कुएं हुआ करते थे, लेकिन अब वो क्यों सूख गए? तो पहला पॉइंट है मोटर लगाकर पानी निकालना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के आसपास या फिर आप लोगों के घर में ही होगा, मोटर लगा होगा, बटन दबाई और पानी निकल आया। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि मोटर लगाकर पानी निकालने से कुएँ सूख गए। दूसरा पॉइंट क्या है? तालाबों का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था। दूसरा पॉइंट ये है, जब गाँव के आसपास तालाब होते थे, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होता था, फिर वो पानी कुएं में आता था, वो भी अब तालाब में पानी नहीं है, तालाब सूखे पड़े हुए हैं, इसलिए कुएं भी सूख गए हैं और तालाब है ही नहीं। पहली बार तो तालाब अब ख़त्म ही हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर देना। जो कुएं के आसपास की ज़मीन होती थी उसको सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, इसीलिए कुएं के अंदर पानी नहीं जाता है अब। आगे है नदी पर बांध बनाने से होने वाली हानियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है गांव वालों का विस्थापन। अगर नदियों के किनारे बांध बनता है तो गांव वालों का विस्थापन हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर जब बांध बनाया जाता है तो आसपास के गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिससे पानी आसपास के गांव में पानी पहुंच जाता है और आसपास के गांव जल से मग्न हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा है आर्थिक समस्या आ जाती है। दूसरा है आर्थिक समस्या, तीसरा है पर्यावरण समस्या आ जाती है, चौथा है वन्य जीवों का विनाश होता है। ये है नदी पर बांध बनने की हानियाँ। आगे बढ़ेंगे। नदी पर बांध बनने के लाभ क्या क्या होते हैं? बिजली उत्पादन होता है, सभी को पता है। बाढ़ पर नियंत्रण होता है, जिसमें ज़्यादा पानी आ गया तो उसमें यहाँ से पानी इसको रोक लिया जाता है और जितने हमको पानी की जरूरत होती है उतना पानी इसे छोड़ा जाता है। नहरों का निर्माण, जहाँ हमको नहर चाहिए इस बांध से हम लोग नहर को बना के जोड़ देते हैं, नई नई नहरों को इससे बना लेते हैं, इसी से कनेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तरुण भारत संघ। अब तरुण भारत संघ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तो एक गांव में दड़की माई थी जिनके प्रयास से, जिनके साथ मिलकर इस तरुण भारत संघ ने गांवों में पानी की समस्या यानी तालाब बनवाकर जो गांव में पानी की समस्या थी उसको दूर किया। और इस तरुण भारत संघ का कार्य ही यही होता है कि गाँव के सूखे तालाबों को इसमें दोबारा से उसकी सफाई करवाना या फिर उसमें पानी का संचार दोबारा से करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है नींबू सादे पानी में डूबता है, नमकीन पानी में तैरेगा। कैसे तैरेगा चलिए देखते हैं। तो एक हम लोगों ने 2 गिलास ली, एक में सिंपल पानी था, एक में नींबू का नमक का मिला हुआ पानी था। तो हम लोगों ने अगर जो सिंपल पानी में जब हम लोगों ने नींबू डाला तो वो क्या हुआ? वो डूब गया। और जब नमक के घोल वाले पानी में हम लोगों ने नींबू को डाला तो वो तैरने लगा। क्यों? डेंसिटी की वजह से। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, आगे नीचे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह क्या करेगी? तैरेगी। क्या करेगी? तैरेगी। ओके। दूसरा पॉइंट है यदि वस्तु के आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वो क्या करेगी? तैरेगी। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। अब हम जब घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना मृत सागर के बारे में बात करें। ओके, तो मृत सागर के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, सभी सागरों के पानी में क्या होता है? नमक पाया जाता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। पहला पॉइंट, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिलता है। अब ये भी लिख लीजिएगा, 1 लीटर में कितना नमक मिलता है? 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक आपको मिल जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर पर हम तैर सकते हैं। कैसे?
आराम से लेट कर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इस पे हम लोग इसके पानी पे आराम से लेट कर तैर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जब नमक की ही बात हो रही है तो क्यों ना हम लोग दांडी यात्रा के बारे में बात कर लें, जो कि NCERT की बुक में दिया हुआ था। इस घटना के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। ओके, यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोगों ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। जो कानून आया ये, इससे अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे लोग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे होगा। ठीक है, लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र से पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं पर रह जाता है। तो ये थी आपकी दांडी यात्रा की एक स्टोरी, जिसमें मेन पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक अच्छी सी कमेंट नीचे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो अच्छी लगी सर, कैसी लगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।